देखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक, find out the distance traveled by the block on inclined plane before it stop. If initial velocity is 10 meter per second. अब देखिए स्टूडेंट, किसी ब्लॉक को अगर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो डैम श्योर ब्लॉक थोड़ा देर तो जरूर इस पे स्लाइड करेगा, करेक्ट, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट किया है, कोई मोमेंटम से इसको ऊपर फेंके हैं। तो मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, राइट। तो अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एम जी एन, और यहाँ देखिए सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस है या रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? जिस सरफेस को स्लाइड कर रहा है उसको जस्ट अपोजिट। ये 37 डिग्री है। तो आपको नहीं लगता है कि सर सारे फोर्स का कंपोनेंट अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट? तो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन रहेगा या रिटार्डेशन रहेगा? अब आपकी मर्जी है कि मैं एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में निकालूं। और मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर लगाऊंगा, बिकॉज एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो आप बोलेंगे सर रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स, ऐसा भी तो कर सकते हैं, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अप अलोंग द इंक्लाइन। रिजॉल्व कम, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे जिधर मर्जी रहेगा उधर करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अप अलोंग द इंक्लाइन क्या हो जाएगा? तो एफ के एन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एन कॉस 90, एक बार लिख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। और एफ के का कंपोनेंट सही है, अब प्लस एम जी का कंपोनेंट, ए एंगल है कितना 90 माइनस 37, तो ए कितना हो जाएगा 90 प्लस 37, है ना? तो एम जे कॉस 90 प्लस 37 इक्वल टू व्हाट? एम इंटू एक्स कर सकते हैं कि सारे फोर्स का कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मास इंटू एक्स, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करते हैं उसी डायरेक्शन में मुझे एक्सेलेरेशन मिलता है, करेक्ट है ना? तो एफ के लिए क्या लिखिएगा? म्यू के इंटू एन, और ए माइनस कर दें, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया अब प्लस देखिए तो सही है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? ये बात के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि एन का वैल्यू इतना होगा, या आप लोग समझ गए कि एम जी कॉस 30 होगा, 37 होगा। एन का वैल्यू मैंने निकाल लिया, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए किस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक किए होंगे? और इस डायरेक्शन में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट या मोशन है नहीं है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या रहेगा?
0 रहेगा, वहाँ से n मैंने निकाल लिया होगा, ठीक है। m से m कैंसिल आउट, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से x का वैल्यू हो गया -g म्यू cos 37 अब प्लस sin 37। g का वैल्यू 10 ले लीजिए और cos 37 और sin 37 का वैल्यू पुट करें, अब म्यू का वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करके बताएं तो कितना वैल्यू होता है x का। और इस ट्रायंगल के हेल्प से क्या sin 37 और cos 37 निकाल सकते हैं, तो वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ये तो सही है, सही है ना, वेरी गुड। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एक्सेलेरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो रेस्ट एंड मोशन में तीन ही फार्मूला मेरे हाथ में है एक्स मोशन के लिए, और यहाँ पे डेल्टा एक्स, और आपको सिखाया गया है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस। सम टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, सम टाइम नहीं भी इक्वल होता है, राइट। रेस्ट एंड मोशन पढ़ाया हूँ लेकिन जिस टाइम के बीच में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, राइट, उस टाइम तक डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो क्वेश्चन का डिमांड भी तो यही है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप। तो जब तक स्टॉप नहीं करेगा तब तक तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस केस में डेल्टा एक्स निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें मॉडुलस, वही मेरा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। मैंने हर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा सही से, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे टाइम तो नहीं पता है कब स्टॉप होगा, तो मुझे लगता है कि फिर ये फार्मूला लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं। ये वैल्यू क्या रहेगा 0, इसको क्या 100 कर दें और -20 इंटू डेल्टा एक्स, देन डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट 5 मीटर। तो डिस्टेंस मेरा कितना रहेगा यहाँ पे 5 मीटर रहेगा। जितना भी रेस्ट एंड मोशन में प्रॉब्लम लिए हैं सारा प्रॉब्लम को रिवीजन करना पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया हुआ है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कब सेम होता है कब सेम नहीं होता है, इस पे पूरा एक क्लास लिया हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता फाइंड आउट टाइम व्हेन ब्लॉक कम्स इनटू रेस्ट, तो क्या टाइम निकल जाता, हाँ या ना, कितना सेकंड के बाद रुक जाएगा, पूरे सॉल्यूशन में कहीं पे डाउट, समझ में आ गया सबको, चलिए समझ में आ गया है। तो ऑनलाइन के स्टूडेंट इसको हटाया जाए, दूसरा प्रॉब्लम लेना है, हटाएं।
ये बहुत साल पहले आईआईटी का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। देखिए, पहले ये ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग से पूछूंगा, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस या रफ सरफेस? रफ सरफेस है तो भाई ब्लॉक कहीं पे जाकर मोमेंट रेस्ट में आएगा, करेक्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ब्लॉक परमानेंटली रेस्ट में चला जाएगा या वापस आएगा? भाई रेस्ट में होने के बाद वापस आएगा या नहीं आएगा, ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं या एंगल ऑफ रिपोज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा? बात समझे इस क्वेश्चन में क्या था, क्या है, डेप्थ है। व्हेन ब्लॉक्स कम्स इनटू रेस्ट, तो रेस्ट के बाद तो अलग दुनिया हो गया। रेस्ट में होने के बाद सिचुएशन ऐसा है कि ब्लॉक को जेंटली यहाँ पे रेस्ट में रखे थे, राइट, उस टाइप से सिमिलर हो गया। तो वापस आएगा या नहीं आएगा, ये ब्लॉक के हाथ में है या एंगल ऑफ रिपोज के हाथ में है? तो आएगा नहीं है, आएगा या नहीं आएगा, वो कंपेयर करने के लिए क्या कीजिएगा, जो एंगल दिया हुआ उसको एंगल ऑफ रिपोज से कंपेयर करेंगे, हाँ या ना। तो आपने कंपेयर किया इस बात का कि आएगा या नहीं आएगा, देन कैसे बोल सकते हैं कि आएगा? आएगा। tan थीटा r इक्वल टू 0.6 है, सॉरी, हाँ, tan थीटा r इक्वल टू कितना है, और tan थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो tan 30 दिया हुआ है, 1/√3, मतलब मोटा मोटी 0.5 समथिंग, है ना। 1/1.732, 1/1.1 को 1.732 से डिवाइड करें तो ऑनलाइन के स्टूडेंट कितना आता है वैल्यू? 0. तो अब बताइए थीटा और ग्रेटर देन थीटा है या नहीं है? तो परमानेंटली रेस्ट में चला जाएगा या मोमेंटली रेस्ट में जाएगा? रुकने के बाद फिर वापस भी आएगा। नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। मतलब आईआईटी का ऑब्जेक्टिव है भाई, मजाक में नहीं लेना है। लेकिन जो अब बहुत 30 ईयर्स पहले जो ऑब्जेक्टिव बन चुका है वो नीट में तो आ सकता है कम से कम, और उसमें यही पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, सेकंड ऑप्शन टाइम ऑफ एसेंट ग्रेटर देन टाइम ऑफ डिसेंट, थर्ड ऑप्शन टाइम ऑफ एसेंट लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, और डी जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो नन ऑफ। तो नन ऑफ दिस तो यहाँ पे होने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा, सॉल्व करने से पहले आपको क्या लगता है, सॉल्व करने के बाद तो न्यूमेरिकली प्रूफ कर ही दूंगा। क्या बोले? ओहो, सॉरी 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 स्टूडेंट, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी। यस, अब सही है ना। इसका मतलब अब तो ब्लॉक बिल्कुल आएगा, लेकिन थीम वही था, मैं बोलना वही चाह रहा था, उल्टा मैं दिमाग में आ गया। ओके, अब तो परमानेंटली रेस्ट में नहीं रहेगा, मोमेंटली रुकेगा। जैसे इस मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं तो रेस्ट में आएगा, बट परमानेंटली या मोमेंटली वापस से नीचे आएगा, करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व करने के बाद तो न्यूमेरिकली मैं प्रूफ कर दूंगा, बट ऐसे कैसे, क्या लग रहा है आप लोग को? मुझे तो लग रहा है कि शायद ये होना चाहिए, टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा होना चाहिए और टाइम ऑफ डिसेंट कम होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग क्या लग रहा है? जैसे लगता हो ना, ऊपर जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, नीचे आ रहा है तो थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए, करेक्ट। बट आंसर ये है, आंसर क्या है? टाइम ऑफ एसेंट कम रहेगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा रहेगा।
नहीं समझे? सॉल्व करें? प्रूफ करने के बाद ही ट्रस्ट होगा। चलिए 90% स्टूडेंट इसमें यही सोच के बना देंगे कि आने का टाइम कम और जाने का टाइम ज़्यादा। इसको शॉर्ट नोट्स में ही रख लीजिएगा, इतना बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। बट मेरा ऑप्शन मैंने बोला कि ये होना चाहिए, ठीक है। लगता है कि अंदर से इंट्यूशन कि ये होना चाहिए, बट आंसर ये है। चलिए टाइम ऑफ एसेंट के लिए पहले काम करते हैं। और फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, करेक्ट है ना भाई? जाने का टाइम के लिए एक्सेलरेशन तो अभी जस्ट निकाले हुए थे, जाने के टाइम का दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या सेम थीम रहेगा? सेम थीम रहेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आया था? -g, बोलिए, म्यू कॉस 30 प्लस, सही है एवरीवन? पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिया था, यही था ना? (0.4√3/2 प्लस हाफ, राइट? कितना हो जाएगा? -10 (0.4√3) प्लस 1/2 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए Vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। जरा वो वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके एकदम एक्जैक्टली कितना वैल्यू आता है वो देख लीजिएगा। क्या इसको हम लोग 0 कर दें? अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको +10 लेंगे, राइट? और x का वैल्यू कितना है? कैलकुलेशन कीजिए। माइनस पूरा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए हैं। -4 से ज़्यादा रहेगा ना स्टूडेंट? -5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 -2√3 -5 1। इतना देर लगेगा भाई? इतना देर में तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। पेन रोके रहते हैं, राइट? कैसे काम चलेगा? हाँ है ना? कैलकुलेशन भी तो फास्ट करने के लिए आना पड़ेगा। इतना सही है, राइट? कहीं पे मिस्टेक मुझसे हो रहा है तो देखिएगा, ठीक है? बोलिए बोलिए। मिट्टू पर सही है? देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/8.464 सेकेंड। यहाँ तक सही है? चलिए और ए है और ए का कोऑर्डिनेट को मैं 0 0 मान लेता हूँ, करेक्ट? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मान सकते हैं। तो वापस जब आएगा, मान लेते हैं बी पे आकर इसका रेस्ट में आ गया है, वापस जब आएगा तो बी से ए तक आने के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगा। बोलिए हाँ, करेक्ट? उसको हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट का स्टोरी लेंगे, लेकिन ए तक आने के लिए फिर आपको कम से कम बी का तो कम से एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तभी तो हम लोग
वापस आने के टाइम के लिए दो ही टाइम का तो दो ही मेरे पास रहेगा ना इक्वेशन, या तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी। वापस आने के टाइम पे क्या हम लोग को ए का ए पे वी एक्स पता रहेगा, आने के टाइम का वी एक्स नहीं पता है, तो हम लोग को क्या कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। बट डेल्टा एक्स के लिए यहाँ का कोऑर्डिनेट तो चाहिए होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट आपके हाथ में है अभी नहीं है, तो पहले निकाल लेते हैं। तो जाने के लिए टाइम ऑफ असेंट के टाइम पे हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी सॉरी वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, जहाँ पे रेस्ट में आया है 100 माइनस 2 इंटू 8.464 इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। 100/2 इंटू 8.464। ये डेल्टा एक्स क्या है भाई, सर ये डेल्टा एक्स है एक्स बी माइनस एक्स है, हाँ या ना। ये डेल्टा एक्स क्या है, एक्स बी माइनस एक्स है, करेक्ट है ना। फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, यहाँ तक आइए। देखिए एक जेई मेन का क्वेश्चन नहीं था, जिस टाइम सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस टाइम का एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। बट ये था ऑब्जेक्टिव ही, 4 ऑप्शन था। पेन उठा लीजिए, किनका पेन, यहाँ पे यहाँ तक आ गए, यहाँ तक सॉल्यूशन समझ में आया। ऑनलाइन के सारे बच्चे अटेंडेंस लगा लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, वापस आने के लिए टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ देखिए जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो सर ए मेथोरेशन मोशन में टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट होता था, बोलिए हाँ। वो तब होता था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी, राइट। बट यहाँ पे आने के टाइम का एक्सेलरेशन और जाने का टाइम का एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट है, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा, राइट। एक खुद से यहाँ पे क्या परमानेंटली रेस्ट में आएगा, परमानेंटली रेस्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि रेस्ट में होने के बाद जो वापस, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज छोटा है और एंगल बड़ा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेट एक्सेलरेशन किधर रहेगा, डाउन अलोंग द इंक्लाइन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अब एफ के इधर लगेगा भाई, जाने के टाइम का फ्री बॉडी डायग्राम में एफ के किधर लग रहा था, नीचे। आने के टाइम में एफ के किधर लगेगा, और सारे फोर्स को डाउन अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व कीजिए, करेक्ट। यह अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ डिसेंट का। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट, और ये एंगल 30 डिग्री है ना, तो क्या एम जी साइन 30 और माइनस म्यू एम जी कॉस 30 इक्वल टू ए में लिख सकते हैं। ए मैं इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिया हूं, ठीक है। एम से एम को कैंसिल कर दें तो ए का वैल्यू सही है, कितना हो जाएगा, देख तो करेक्ट है कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग रेस्ट एंड मोशन में आ जाते हैं, करेक्ट है ना स्टूडेंट। और एक ही क्वेश्चन में 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं मानेंगे, सेम क्वेश्चन के लिए एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। यहाँ देखिए,
तो ये आपने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इज इट राइट? क्या निकाला है? एक्सेलरेशन का, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ है। बट आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ले लिए थे भाई, बोलिए हाँ। तो यहाँ पे आने के टाइम पे एक्स 5-2√3 लिखें या -5-√3 लिखें? माइनस ही लिखेंगे ना, राइट? एक्सेलरेशन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ हम लोग क्या मान लिया प्रॉब्लम में? पॉजिटिव। तो एक ही क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिएगा तो थोड़ा पजल टाइप का लगेगा, ठीक है? मतलब -5-2√3। यहाँ तक आपको समझ में आया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्योंकि मैंने पॉजिटिव एक्सिस इधर की तरफ लिया था, बी ए, करेक्ट? अब बताइए, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और इस केस में ये टर्म क्या होगा? 0, क्योंकि रेस्ट में आने के बाद का स्टोरी है, राइट? अब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या रहेगा? डेल्टा एक्स होता है फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। आने के टाइम के लिए फाइनल एक्स क्या रहेगा? बोले एक्स ए है ना, और इनिशियल एक्स क्या रहेगा? एक्स बी, आने के टाइम का। तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी? एक्स बी माइनस एक्स लिख रहे हैं आने के लिए, या एक्स ए माइनस एक्स बी? एक्स ए माइनस फाइनल एक्स माइनस इक्वल टू -5/√3 टी स्क्वायर। इसको क्या लिखे भाई? ये निकाले हुए हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए यहाँ पे है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी क्या रहेगा? वेरी गुड। इस टू से इस टू को कैंसिल कर दें, यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए फास्ट। तो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। देखिए तो सही है। चलिए, आपके पास टाइम ऑफ एसेंट भी पता है, करेक्ट, और टाइम ऑफ डिसेंट भी है। बस एक एफर्ट लगाइए कि न्यूमेरिकल एग्जैक्ट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कर सकते हैं ना? फर्स्ट एग्जैक्ट वैल्यू, तब इस प्रॉब्लम से मैं एक थ्योरी ही कंक्लूड कर दूंगा।
टाइम ऑफ एसेंट नहीं 1 से बड़ा रहेगा ना 10 टाइम ऑफ डिसेंट पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए भाई इसमें तो आप डिनाई कर नहीं सकते हैं, ए न्यूमेरिकल प्रूफ था, करेक्ट। लग क्या रहा था, जाने का टाइम ज़्यादा लग रहा था, आने का कम। हुआ क्या, उल्टा हो गया। अभी आज से कम से कम 20 साल पहले मैं इस क्वेश्चन को देखा हूँ और हर बैच में पढ़ा लेता हूँ। एक कुछ कुछ क्वेश्चन का बहुत टचिंग होता है, राइट, जो हम लोग सोचते हैं उसका जस्ट उल्टा आंसर आता है, एक इंट्यूशन। तो उसके पीछे का वजह था कि आने और जाने का एक्सेशन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। क्या था, अलग अलग था, करेक्ट है। इसका मतलब अब यहाँ से कैलकुलेशन कंक्लूजन इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए है। अब यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम देख लिए, सॉल्व करना रहेगा तो वैल्यू निकाल भी लेंगे, बट कंक्लूजन ये हुआ कि अगर थीटा, ये बात थीटा ग्रेटर थीटा आर के लिए, किसके लिए, थीटा ग्रेटर थीटा आर के लिए भाई, मतलब रफ सरफेस है। क्या है, रफ सरफेस है। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसको यू स्पीड से अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं अप अलोंग द इंक्लाइन, तो डैम श्योर टाइम ऑफ एसेंट लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट होगा। टाइम ऑफ एसेंट, यही प्रॉब्लम है ना, लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। ये थ्योरी ही बना लीजिए इसको, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। कंक्लूजन लिख लीजिए। सही है ना, पहले न्यूमेरिकल प्रूफ किए, बाद में इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसे अगर कंक्लूजन दे देते तो थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। अब तो हो जाएगा पक्का। चलिए अब नेक्स्ट ईयर क्या पूछा गया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट किया हुआ था। करेक्ट, यहाँ देखिए, अब तब पूछा गया टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, जाने का और आने का। उसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, करेक्ट। किसका वैल्यू पूछा गया था, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का, और एक ऑप्शन था इन्फिनिटी। एक ऑप्शन था क्या, इस पे किसी का माइंड नहीं जाता पक्का। इनफाइनाइट टाइम क्या होगा भाई, जाकर आएगा, बट जाकर कभी आएगा ही नहीं, हाँ या ना। तो जाकर कभी आएगा ही नहीं, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट। समझे बात इस क्वेश्चन का। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, लेस देन थीटा आर। तो जब जाएगा तो वापस आएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हैं यहाँ पे, बट टाइम ऑफ डिसेंट निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग घूम जाएगा। जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा सब कुछ एक बार पढ़ने के बाद, तब जाकर कंप्लीट प्रिपरेशन कि अच्छा उनका पूछने का तरीका क्या क्या रहा है। उतना तरीका मतलब 40 ईयर्स में जितना बात पूछना चाहिए ना, वो पूछा जा चुका है, बस उसी का रिपीटेशन चल रहा है अब।
तो उसको 2-3 बार अगर देख लेते हैं पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक ही रैंक देगा, लेकिन उसके लिए एक बार ओवरऑल एक टीचर से पढ़ना पड़ेगा, एक मेंटर से। तो एनसीईआरटी पढ़ के तो नहीं हो पाएगा फिजिक्स, मतलब कि हाँ एनसीईआरटी पढ़, वहाँ पे उतना बुक खराब नहीं है, लेकिन वहाँ पे उतना है ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो आपको सही तरीके से हर टाइप का प्रॉब्लम का एक्सपोजर, देखिए कितना फेमस है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कुछ तो बात रहा होगा। तो उसमें प्रॉब्लम का ओरिएंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सबको? तो इस थीम को यहाँ तक तो समझ में आ गया है आप लोग को? ओके। टेस्ट में रिवीजन, टेस्ट में अगर आप बहुत शॉर्टकट लेना चाहते हैं, मतलब ना कि कोई टेस्ट है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं खासकर अपने चैप्टर के लिए, मेरा चैप्टर का थ्योरी है और मेरे चैप्टर में करवाया हुआ प्रॉब्लम देख कर आ जाइएगा, तब भी 50% तो डैम से स्कोर कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन जेईई में 25 दे रहे हैं, तो 15 तो पक्का बन जाएगा आपसे। अगर सिर्फ क्लास को का नोट्स अगर सही से देख के कोई आ जाए तो, और क्लास में करवाया हुआ प्रॉब्लम। अब इसका सिंपल से, अगर टाइम नहीं है, इस लास्ट मोमेंट में बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से रिवीजन कर लें, तो कहाँ से रिवीजन कर लें, तो सबसे उसका बेस्ट ऑप्शन है जिस टीचर से 2 साल पढ़ रहे हैं उनका नोट्स को फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का कोशिश क्या रहेगा कि किसी चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम लिया जाए बोर्ड पे। उसी के लिए मैं रिसर्च करके आ रहा हूँ कि हाँ किस किस टाइप का प्रॉब्लम, मैं कितना यहाँ पे किस तरीके का कंटेंट लूँ कि बच्चे अगर HC वर्मा बनाना स्टार्ट करें या क्वेश्चन बैंक बनाना स्टार्ट करें या कैटलिस्ट का असाइनमेंट कहीं से भी उठाएं, तो उनको ऐसा लगे कि देखा हुआ टाइप का प्रॉब्लम है, उसी थीम पे काम कर रहे होंगे, तो हर टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहे हैं। और ये बिल्कुल सटीक बैठता है कहावत पे, हालांकि उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मतलब ये हम लोग को बाबा वगैरह सुनाते रहते थे, ग्रैंडफादर, उनसे मैं डेली एक कहानी सुनता था बचपन में। उनका कंडीशन रहता था कि मतलब जब तक कहानी सुना रहे तब तक तुम पैर दबाओ गांव में, नहीं, और हाँ हाँ बोलते रहो। ये कहानी सुनने का थीम रहता था, कंडीशन। कभी कभी वो कहानी सुना रहे हैं तब तक मैं सो गया, तो उस टाइम पे सोते हुए पीट देते थे क्योंकि बोलते जा रहे हैं। तो हुआ कि एक बार मतलब रेस हुआ कि सारे देवी देवता में कि चारों धाम हर जगह पे घूम कर आना है, राइट। तो अलग अलग देवता का अलग अलग सवारी है, देखते हैं ना, सरस्वती जी का कुछ सवारी है, दुर्गा माता का कुछ सवारी है, शेर वाहिनी, राइट। तो वैसे ही गणेश जी का क्या सवारी है, यस। वो बेचारे फंस गए कि अब उस चूहा सब बाकी सब लोग निकल गए, उससे कितना रेस हो पाएगा। तो उनको कोई ज्ञान दिया कि माता और पिता ही धरती और आकाश हैं। उनको बैठा के शंकर जी को और पार्वती जी को अब 5 चक्कर लगा लिए और वही फर्स्ट आए, राइट। ये हो गया शॉर्टकट। क्या हो गया, शॉर्टकट। तो ये था शॉर्टकट कि अगर रिवीजन करना है तो टीचर के नोट्स को फॉलो कर लीजिए, अगर टीचर बैलेंस तरीके से सब कुछ पढ़ा रहा है तो मेरा ऑर्गेनिक का भी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कितना प्रॉब्लम करवाते हैं, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो भाई मेडिकल वाले का तो ऐसा ही कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बाई हार्ट बहुत दिल से आपको नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक एक चीज़ को प्रॉब्लम जो आया हुआ है ना प्रीवियस ईयर का, उसको मैं दिखा के प्रूफ करते रहूँगा आपके बूस्ट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कि देखिए भाई जो पढ़ाए हैं उसी तरीके से पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग तलग पढ़ा रहे थे। क्योंकि पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है, तब तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो इतना कॉन्फिडेंस आपको दे रहे हैं, तो आपको तो उस कॉन्फिडेंस से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए।
चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फोर्स को कांस्टेंट लगाया, राइट। क्या किया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस अब 2 मिनट 3 मिनट इस क्वेश्चन पे खाली सोचिए, तब बनाना स्टार्ट कीजिए। आप लोग ट्राई करेंगे एवरीवन, ठीक है। इस क्वेश्चन में सारे ऑफलाइन बच्चे का 1 बाय 1 पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर कैसे बनाना स्टार्ट किया, क्या सोचे। हाँ चलिए पार्थ प्रतिम, आप ही से मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखें तो पहले माइंड में एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप किस डायरेक्शन में सोचे। एक मिनट, 50% मार्क्स दूंगा। यहाँ क्या नाम है आपका? दीप शर्मा। आप इस प्रॉब्लम को लेकर क्या सोचते हैं? बस जो भी दिमाग में आ रहा है बोलिए। आप बोलिए। रोहित रोहन, आप बोलिए। जो नज़र आ रहा है वही बोलना है। आप बोलिए स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। निकालना है कि जाएगा कि नहीं कंपोनेंट। आप नीलम, संस्कार कुलकर्णी, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक, एक कंप्लीट क्वेश्चन था। तो एक्चुअल में इसमें सोचना क्या चाहिए था कि ये ब्लॉक अगर मूव करेगा या तो इस सरफेस पे हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, नहीं तो ऊपर भी तो जा सकता है।
हाँ या ना? जिस तरीके से फोर्स लग रहा है, कभी कभी देखते हैं किसी चीज़ को ऐसे पुल करते हैं तो स्लाइड न करके उड़ जाता, लिफ्ट हो जाता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि आपने, सब लोग ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड सोचा, किसी ने ये डिसाइड नहीं किया कि ऐसा भी तो हो सकता है इस फोर्स की वजह से ऊपर हो जाए। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में, मेरी बात को समझे, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन होगा या नहीं होगा, एक कौन डिसाइड करेगा? एन का वैल्यू। किसका वैल्यू? अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब इसके साथ कांटेक्ट बना रहेगा सरफेस के साथ, बोलिए हाँ, राइट। तो अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, पहले चेक कर लेंगे। तो इनिशियली मैं मान लूंगा कि लेट अस सपोज ब्लॉक आर इन कॉन्टैक्ट, ब्लॉक ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, ये मानकर एन निकालेंगे। और जो मानकर एन निकालेंगे, अगर और वहाँ से अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब वी आर करेक्ट, एग्री। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। तो इस बात पे शायद आप में से किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका इधर ना हो के इधर हो जाए, स्लाइड न करके लिफ्ट कर जाए। आप लोग एग्री हैं, डिसएग्री? राइट, ये भी हो सकता है, एक वन ऑफ द एस्पेक्ट। तो पहले ए चेक कर लेंगे, और अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, पहले मैं मान लूंगा कि बी सपोज दैट, मस्ट नहीं, बी सपोज दैट, लेट अस बी सपोज दैट कि ब्लॉक आर ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, और वहाँ से मैं एन का वैल्यू, कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में सब कुछ नहीं दिमाग में आएगा, 50% तो आया, 50% सबने राइट डायरेक्शन में बातों को सोचा, और आप एग्जाम में रहते तो रॉन्गली बट करेक्ट आंसर आ भी जाता कि एक्सेशन 0 है। तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्क्स मिल गया, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहता तो आपको सारी बातें एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा कि अगर इसका हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड तो नहीं जाएगा, बट वर्टिकल में क्यों नहीं जाएगा, ये भी तो बताना पड़ेगा। या कल के डेट में टीचर बन गए फिजिक्स का गुवाहाटी में, तो क्या सिर्फ बस आंसर आ गया, x0 लिख दो जी, या मेरे जैसा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन और भी आगे चल कर टफ होगा ना, अभी इतना ही कॉम्पिटिशन है टीचर का, कोचिंग का, तो आगे चलकर 10 साल के बाद और भी टफ हो जाएगा। तो टीचर भी बनना चाहते हैं, जो हम लोग का जगह लेना चाहते हैं, तो वहाँ तक तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को सीख कर आना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लिया जाए। तो पहले हम लोग पहले मान लेते हैं, बी सपोज दैट ब्लॉक आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, ये मैंने पहले मान लिया। और वहाँ से अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब वी आर करेक्ट, अगर निगेटिव आ गया मतलब कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट लूज होगा मतलब इसका मोस्ट एक्सेशन ऊपर की तरफ रहेगा, करेक्ट। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, और यहाँ देखिए इस फ्रिक्शन को मैं हाइड करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि एफ एस रहेगा एफ के रहेगा, इसलिए हाइड करके अगर लिखना है, जब तक आप श्योर नहीं है तो बढ़िया क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख दीजिए, उसमें दोनों बात आ जाएगा, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी। और इस डायरेक्शन के लिए एम जी एन और ए एफ, और सारे फोर्स को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कीजिए, करेक्ट है स्टूडेंट। और पहले हम लोग क्या मान लिए हैं भाई कि ब्लॉक कांटेक्ट में है, ये पहले मैंने मान लिया है। तो बताइए ए एंगल 37, तो ए एंगल 53 लिख दें, राइट। तो एफ कॉस 53 अब प्लस एन अब माइनस एम जी, और कांटेक्ट में है मतलब ऊपर के वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेशन नहीं है, पहले मैंने मान लिया, करेक्ट। भाई एफ का वैल्यू कितना, 40 ना, और कॉस 53 कितना होता है, जल्दी बोलिएगा, थ्री बाई 5 ना, कितना रहेगा 3/5, अब प्लस एन, और एम का वैल्यू कितना 100, कितना हो जाएगा भाई, एन इक्वल टू कितना, एन का वैल्यू पॉजिटिव आया, करेक्ट। और अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब टू बॉडी आर इन कांटेक्ट, ऑलवेज इन कांटेक्ट, अगर निगेटिव आता मतलब कांटेक्ट में, तो अगर ए ब्लॉक इसके साथ एन का वैल्यू पॉजिटिव मतलब कांटेक्ट में है, इसका मतलब वर्टिकल मोशन नहीं होगा, बोलिए हाँ। अच्छा वर्टिकल मोशन नहीं होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी नहीं रहेगा। अब हुआ ये 50% कंप्लीट। इसका मतलब एक बात के लिए तो श्योर हो गया कि इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो कैसे चेक करना है वो बता दिए। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे आते हैं।
तो पहले यहाँ पे इसको स्लाइड करने के लिए, स्लाइड करवाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ रिस्पॉन्सिबल रहेगा या एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? तो एफ का भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? एफ cos 37, बोलिए कितना हो जाएगा? 4/5, हाउ मच? 32 न्यूटन। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, है ना, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ही स्लाइड करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू एफ एस मैक्स एन और एम जी की वजह से स्लाइड करेगा क्या? टुवर्ड्स राइट। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू एफ एस मैक्स से अगर बड़ा रहेगा तो स्लाइड करेगा, और अगर छोटा रहेगा तो स्लाइड नहीं करेगा। इफ एफ हॉरिजॉन्टल ग्रेटर देन एफ एस मैक्स देन ब्लॉक विल स्लाइड, राइट। तो एक बार एफ एस मैक्स चेक कर लीजिए, और एफ एक्स मैक्स क्या लिखेगा? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है भाई? हाफ, और एन कितना था? 76। कितना हो जाएगा? 38 है, होगा ना? कैसे काम चलेगा? तो एफ एस मैक्स का वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ पे ए हो गया, तो क्या स्लाइड करेगा? स्लाइड करने का कंडीशन क्या था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? एफ एस मैक्स। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेस देन एफ एस मैक्स है, मतलब ब्लॉक स्लाइड, तो ब्लॉक ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करेगा ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ब्लॉक का मोशन नहीं होगा। सही है ना? इसका मतलब ब्लॉक परमानेंटली क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब तब पूछा जाएगा व्हाट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब तक स्लाइड नहीं करेगा तब तक एफ के लगेगा या एफ एस? एफ एस मैक्स नहीं लगेगा भाई, एफ एस मैक्स तो लास्ट है एट द वर्ड ऑफ स्लाइडिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इसको काउंटर करने के लिए इज इट एफ एस मैक्स? ये तो कमाल हो जाएगा ना कि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, पीछे जाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो एफ एस मैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे एफ एस क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एफ हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगता रहेगा? एफ एस मैक्स या एफ एस? तो यहाँ पे इस केस में ये तो श्योर हो गया ना, हेयर एफ हॉरिजॉन्टल लेस देन एफ एस मैक्स, हेंस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। अब तब इसी क्वेश्चन में मतलब इसका मतलब एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? ना ही वर्टिकल रहेगा ना ही हॉरिजॉन्टल, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। अब तब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्हाट द वैल्यू ऑफ एफ एस। तो यहाँ पे अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप श्योर हैं, तो इस केस में एफ एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एफ एस एम जी। इतना बात सोचना पड़ेगा भाई। और एफ एस का वैल्यू कितना रहेगा? एफ एच माइनस एफ एस इक्वल टू व्हाट? 0। देन एफ एस इक्वल टू सॉरी 32 न्यूटन। सही है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? 32 न्यूटन ना, तो वही तो वैल्यू होगा एफ एस का। चलिए, तो इसको देखने में नहीं लगा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। तब समझ में आ गया कि इस, और यहाँ पे एन का वैल्यू 100 नहीं लेंगे, एन के लिए ए भी एडजस्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 100 होगा या ए भी एन को कंट्रोल करेगा? ए भी करेगा, करेक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हटाएं। सॉल्यूशन कंप्लीट, सबको समझ में आ गया है? हाँ ना, बोलते ही नहीं है। ओके।
चलिए यहाँ पे एंगल को फिक्स रखा हूँ, एंगल कितना, ये प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा है लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो, इफ एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो, ठीक है, डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट अप, डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्टेड अप। यहां पे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा हूं, राइट, नॉट डायरेक्शन। एंगल फिक्स कर दिया ना, फिक्स करके यहां से ए फोर्स का मैग्नीट्यूड को वेरी कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट। आपको क्या डिसाइड करना है कि पहले स्लाइड करेगा या पहले लिफ्ट हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और लिफ्ट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कांटेक्ट छोड़ने का एन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट। कांटेक्ट में बने रहने का कंडीशन क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कांटेक्ट में नहीं बने रहने का कंडीशन क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। मैं सॉल्व करूँ या आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए। हाँ यस, एंगल फिक्स है, फोर्स इज इंक्रीजेज ग्रेजुअली, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो, जीरो वैल्यू जीरो नीटू से बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। देन डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विल स्लाइड फर्स्ट और लिफ्टेड अप, पहले स्लाइड कर जाएगा या पहले कांटेक्ट छोड़ देगा। एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए। आप लोग ट्राई करेंगे इसको 5 मिनट। जो फोर्स का वैल्यू स्लाइड नहीं करने के लिए मैक्सिमम रहेगा, वही फोर्स का वैल्यू स्लाइड करने के लिए मिनिमम वैल्यू होगा, करेक्ट। जो फोर्स का वैल्यू स्लाइड करने के लिए मैक्सिमम जो रहेगा, एफ एस लेते हैं एफ एस मैक्स, वही स्लाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम। और तो एक कंडीशन तो पता हो गया स्लाइड करने के लिए कहाँ से निकाल सॉल्व करेंगे। और लिफ्टेड अप का मतलब कांटेक्ट छोड़ना, और कांटेक्ट लिफ्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एन शुड बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो पहले ट्राई कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं लूंगा कांटेक्ट लिफ्ट करने का, कांटेक्ट यूज करने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको ट्राई कीजिए, गलत ऐसे ही कुछ भी।
क्या आंसर आया है? स्लाइड होगा या लिफ्ट होगा? करेक्ट आंसर है ब्लॉक विल बिगिन टू स्लाइड बिफोर लिफ्टिंग। अब देखिए स्टूडेंट, सर इस क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे बनाया जाए, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिफ्ट होने का कंडीशन के लिए फोर्स निकालेंगे, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, और स्लाइड होने के लिए फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट? और दोनों का कंपेयर करने के बाद लिफ्ट होने के लिए फोर्स का क्या वैल्यू रहेगा। मान लेते हैं कि लिफ्ट होने के लिए एफ का मैक्सिमम वैल्यू, इस एफ का सपोज 30 न्यूटन है, और स्लाइड करने के लिए मान लेते हैं कि 40 न्यूटन है। तो वैल्यू तो 0 से बढ़ा रहे हैं, तो पहले 30 मिलेगा या पहले 40 मिलेगा? 30 मिलेगा। इसका मतलब है कि पहले लिफ्ट कर जाएगा, स्लाइड बाद में करेगा। जब लिफ्ट ही कर जाएगा तो स्लाइड क्या करेगा? कॉन्टैक्ट छूट गया। लेकिन अगर ऐसा रहेगा कि लिफ्ट करने के लिए 30 न्यूटन और स्लाइड करने के लिए 25 न्यूटन, तो पहले 25 को रीच करेंगे या 30 को? तो पहले स्लाइड करेगा, और स्लाइड करेगा तो फिर लिफ्ट नहीं करेगा। क्या होगा बाद में वो छोड़ दीजिए, बट जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो मिल गया। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है स्टूडेंट कि क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल में तो ना ही स्लाइड करेगा ना ही लिफ्ट करेगा, राइट? तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हम लोग उस टाइम का बात कर रहे हैं जब ये कांटेक्ट में भी है और स्लाइड भी नहीं कर रहा है, करेक्ट? तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? एफ कॉस 53 और ये रहेगा एन, और ये क्या रहेगा? एम जी। इसका कंपोनेंट तो 0 रहेगा, प्लस एन और माइनस एम जी इक्वल टू व्हाट? 0। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एम जी माइनस एफ, और कॉस 53 का वैल्यू बताइए? 3/5। ए एन का मिल गया। अब स्टूडेंट फॉर लूजिंग द कॉन्टैक्ट कंडीशन होता है एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। कॉन्टैक्ट लूज करने का कंडीशन क्या है आज के बाद? क्या यहाँ देखिएगा, एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, और एन का वैल्यू कितना है? दिस वन, करेक्ट? इसका मतलब एम जी, ये बहुत बार आएगा कॉन्टैक्ट लूज करने का, वर्क प्रॉब्लम सो मेनी टाइम्स आएगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम में ले रहा हूँ। तो एम जी माइनस 3f/5 शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 0। तो एम जी शुड बी लेस देन इक्वल टू 3f/5, देन एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका मतलब स्लाइड करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? स्लाइड करने के लिए मिनिमम फोर्स 500/3, मतलब 500/3 ना। अब 500/3 कितना न्यूटन? देखिए तो सही है, इतना न्यूटन। इसका मतलब जब फोर्स का वैल्यू 166.66 रहेगा तब वहाँ पे जाकर एन का वैल्यू क्या रहेगा? 0 या निगेटिव हो जाएगा, तो कॉन्टैक्ट लूज करेगा। तो फॉर लूजिंग द कॉन्टैक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ शुड बी इतना रहेगा। तो एक कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए एफ ए रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्स के कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड ड्रॉ कीजिए। तो हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड में क्या रहेगा? एफ कॉस 37 और माइनस एफ एस, अभी स्लाइड नहीं किया है, रुका हुआ ही है, राइट? इक्वल टू व्हाट?
0, देन एफ एस इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, एफ कॉस, यहां तो समझ में आ गया। एंड फॉर नॉट स्लाइडिंग, तो हम लोग फॉर नॉट स्लाइडिंग इनइक्वलिटी क्या होता है, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट। तो सर स्लाइड नहीं करने के लिए, और यहाँ से जो एफ का वैल्यू आएगा, जो भी एफ का वैल्यू आएगा उसका उल्टा बोल देंगे स्लाइड करने के लिए वो वैल्यू को, करेक्ट। अरे स्लाइड नहीं करने के लिए एफ का वैल्यू 50 आता है मैक्सिमम, तो वही एफ का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा क्या, क्योंकि एफ एस मैक्स के आप इस इनइक्वलिटी को लगाते हैं तो एट द वर्ड ऑफ स्लाइडिंग तक जा रहे हैं, राइट। तो एफ एस का वैल्यू कितना है भाई, एफ एस का वैल्यू है एफ कॉस, और एफ एस मैक्स कितना, म्यू इंटू एन, इम्प्लाई कॉस 37 कितना 3/5 ना, 4/5 शुड बी लेस देन इक्वल टू, म्यू का वैल्यू हाफ है और एन का वैल्यू कितना, mg माइनस 3f/5, एफ को इस तरफ ले आइए, करेक्ट। 4f/5 और n को इस तरफ लाएंगे, शुड बी लेस देन इक्वल टू mg/2 और माइनस 3f/10, इसको इस तरफ ला सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 11f/10, सही है ना, लेस देन इक्वल टू 50, इम्प्लाई एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना 500/11 न्यूटन। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू फॉर नॉट स्लाइडिंग, एफ का मैक्सिमम वैल्यू फॉर नॉट स्लाइडिंग कितना है, तो यही वैल्यू तो मिनिमम हो जाएगा फॉर स्लाइडिंग, जो स्लाइड नहीं करने के लिए मैक्सिमम है वही स्लाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, तो एफ मिनिमम फॉर स्लाइडिंग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 500/11, करेक्ट। तो बोलिए स्लाइड करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए 500/11, और लिफ्ट होने के लिए मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए 500/3, ये है एफ मिनिमम फॉर व्हाट, लिफ्ट, और यह है एफ मिनिमम फॉर स्लाइड। तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, अरे वैल्यू तो 0 से बढ़ा रहे हैं, तो पहले ये वैल्यू मिलेगा या पहले ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, तो पहले क्या होगा, लिफ्ट होगा या स्लाइड होगा, स्लाइड होगा। समझे कितना बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोग एंजॉय नहीं किया क्या प्रॉब्लम को, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, राइट। यहां तक लिफ्ट वाला सिचुएशन तक समझ में आ गया है। अब स्लाइड के हम लोग फॉर नॉट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो एक ही इनइक्वलिटी दिया हूं ना, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स, बट ये क्या था स्लाइडिंग के लिए या फॉर नॉट स्लाइडिंग, तो यहाँ से जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो नॉट स्लाइडिंग के लिए रहेगा, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या मिनिमम मिला है या मैक्सिमम, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर नॉट स्लाइडिंग, यही क्या बन जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर व्हाट स्लाइडिंग, करेक्ट है। जो स्लाइड नहीं करवाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वही स्लाइड होने के लिए क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम लोग इस मिनिमम वैल्यू को लिफ्ट वाला मिनिमम वैल्यू और स्लाइड वाला मिनिमम वैल्यू दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, और जो वैल्यू छोटा रहेगा वो पहले रीच करेगा। तो कौन सा वैल्यू छोटा है, ए छोटा है या ए छोटा है, ए वैल्यू छोटा है, करेक्ट। आप 0 से बढ़ा रहे हैं वैल्यू को, तो ऐसा होगा क्या कि 0 से ग्रेजुअली छोड़कर नहीं, धीरे धीरे 0 न्यूटन 0.1 न्यूटन ऐसे ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू को हम लोग टच करेंगे, ये टच करते ही स्लाइड कर जाएगा, इसका मतलब ब्लॉक, इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या दीजिएगा, सिंस एफ मिनिमम स्लाइडिंग इज लेस देन एफ मिनिमम लिफ्ट, राइट, देयरफॉर ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड, करेक्ट, लिख लीजिए ऐसे करके, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन।
सही है ना? एफ का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। नहीं नहीं, एफ का वैल्यू हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ, तो सॉल्यूशन किए हैं, इसमें मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। जो सॉल्यूशन के लिए जो ऑथेंटिसिटी चाहिए था, जो सॉल्यूशन का तरीका था, उसको मैंने चेक किया और दोनों बात होने के लिए मिनिमम वैल्यू निकाला, उस मिनिमम वैल्यू कंपेयर कर दिया, और जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम में इसका मिनिमम और इसका मिनिमम, राइट, ये पता चला ये वैल्यू कम है, तो इसको पहले रीच करेंगे तो पहले स्लाइड कर जाएगा। वो नहीं कि हाँ ज़्यादा इधर ज़्यादा झुका हुआ था, इधर कम झुका हुआ था, करेक्ट, उस वो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पर कंडीशन चलेगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स में आपको पेन चलाना पड़ेगा। अभी तो प्रूफ किए थे कि जनरली जो लगता है वैसा होता भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जाने का टाइम ज़्यादा हो, आने का टाइम कम लगना चाहिए, ऐसा हुआ था या उल्टा हो गया था। देन इसलिए आपको प्रॉब्लम अभी जस्ट बिगिनिंग में है, तो हर एक चीज़ देखना पड़ेगा। चलिए इसी बात पे इस प्रॉब्लम को बनाइए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू दिया हुआ नहीं है, म्यू निकालना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। So that block will remain stationary. इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं था कि रफनेस को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सॉल्व कीजिए और देखिए भाई, फ्रिक्शन का अगर प्रॉब्लम है और मैक्सिमम मिनिमम टर्म यूज हो रहा है, तो एक ही इक्वेशन आपको बचाएगा, एफ एस टू लेसन इक्वल टू, बस बहुत कमाल का इनइक्वालिटी है। बनाइए। देख लेते हैं, स्टेशनरी के लिए निकालना है ना, रुका हुआ रहने के लिए, राइट। ओके स्टूडेंट, इसका तो रहेगा m1g और ये क्या रहेगा, टेंशन। क्या यहाँ से t माइनस m1g इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ऊपर तक मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, तो t इक्वल टू वाट, m1g मतलब कितना न्यूटन,
1000 न्यूटन। अब M2 का, ये मैंने M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? एक तो टेंशन लग रहा है, और रुका हुआ रहने के लिए क्या लगेगा? Fs, करेक्ट है ना? और एक क्या रहेगा? M2G, और एक क्या रहेगा? N रहेगा। यहाँ तक सही है? और यहाँ पे N इक्वल टू M2G लिख सकते हैं, करेक्ट है ना? और Fs इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? T, Fs इक्वल टू T, करेक्ट है? क्योंकि रेस्ट में है तो राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स इक्वल टू, और स्लाइड नहीं करने के लिए ये लगा सकते हैं Fs शुड बी लेस देन इक्वल Fs मैक्स, और Fs का वैल्यू कितना है? T ना, और T का वैल्यू कितना है? 1000, तो 1000 शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? म्यू इनटू n, और n का वैल्यू कितना? 500। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू म्यू, इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 2, करेक्ट। तो यहाँ से म्यू का, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। इसका मतलब अगर सरफेस का रफनेस 2 के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 2 के बराबर या उससे ज़्यादा रहेगा तो ब्लॉक इस सिस्टम रेस्ट में रहेगा, और 2 से कम रहेगा तो स्लाइड कर जाएगा। तो जो वैल्यू मिनिमम है यहाँ पे किसके लिए? रेस्ट में रहने के लिए, वही वैल्यू मैक्सिमम रहेगा स्लाइड करने के लिए। उल्टा बोल देंगे ना? इसका मतलब ये वैल्यू किसका है? इनक्लूडिव सॉल्व करके क्या आया? दिस इज द म्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 फॉर व्हाट? स्लाइडिंग या नॉट स्लाइडिंग? नॉट स्लाइडिंग के लिए, राइट? इसका मतलब म्यू का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर या इसके बीच में स्लाइड नहीं करेगा, स्टेशनरी रहेगा, राइट? बोलिए हाँ। बट म्यू का वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में रहेगा देन स्लाइड कर जाएगा, करेक्ट है ना? जो वैल्यू स्लाइड करने के लिए, जो स्लाइड नहीं करने के लिए रहेगा, उससे नीचे का वैल्यू क्या रहेगा? स्लाइड कर जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे भी देखिए ना, अगर फ्रिक्शन लेस रहता तो रुका हुआ रहता क्या, या स्लाइड करता? स्लाइड करता। तो बहुत, ये तो नीट का लेवल का क्वेश्चन है, नीट में तो आ सकता है ना भाई, ये पक्का आ सकता है। तो पहले भी आपको बोला हूँ कि भाई फ्रिक्शन में थ्योरी कम है, बट इसमें प्रॉब्लम अभी तो स्टार्टिंग है ना, बहुत कमाल कमाल का प्रॉब्लम लूँगा, तो इसका प्रॉब्लम ही थ्योरी बनते रहेगा, ठीक है? और हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लेंगे, और जब तक मैं खुद के लेवल से सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ कि नहीं अब इतना हो गया, इतना से आपका मोमेंटम मिल गया है, HCB बन जाएगा या नीट का सारा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा एक लाइन से, तब इसको कंक्लूड करेंगे। और इसके बाद क्या शुरू करेंगे? सर्कुलर मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी। मैकेनिक्स में टाइम लगता है, बट उधर साथ में तो हीट भी तो चल रहा है, और आप लोग HCB का हीट ट्रांसफ़र आपको दिया हूँ, स्टार्ट किए हैं। HCB में लगाइएगा, हीट बहुत ज़बरदस्त है उसका एक्सरसाइज, और उसके लिए टाइम चाहिए, मतलब प्रॉपर भाई अपने आप को प्रिपरेशन में डाल दीजिए। कुछ भी बाएं और दाएं करने का टाइम नहीं है। जो अगर सही से मेडिकल का या एंट्रेंस लेवल का IIT का JEE मेन का तैयारी करता है, उसका 2 साल भाई बहुत कठिन होता है लाइफ का, और हार्डली ड्रॉप दिए तो 3 साल, बट उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग लाइफ, कि उसी से तो पैसा कमाएंगे, राइट? सिंपल सा लॉजिक है, उसी से आपका जीवन यापन चलेगा। पता नहीं आप लोग को डर लगता है नहीं लगता है कैरियर से, हम लोग तो अपने टाइम पे बहुत लगता था कि नहीं होगा तो क्या होगा, पीछे बिल्कुल अंधेरा नज़र आता था, नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि फिर से स्ट्रीम चेंज कीजिए, फिर नया कहानी स्टार्ट होगा। समझते हैं? स्ट्रीम चेंज करना आसान बात होता है? साइंस से आर्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मन लगेगा? ये बढ़िया है कि जिस रास्ते में आगे बढ़ गए हैं तो गिव अप मत कीजिए, तो उसी में अपना मन 100% दीजिए। ये भी श्योर है कि सबका एंट्रेंस में नहीं होता है। हम लोग कोचिंग चला रहे हैं तो ये तो बोलना पड़ता है, तो कुछ नहीं तो कम बोलते हैं, बट कम से कम साइंस पे अगर पकड़ बनेगा तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि जब स्टार्टिंग होता है बैच 11th क्लास का, तो सफ़र में सब लोग एक साथ निकलते हैं, रेस में ही होता है ना, इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, बट बाद में देखिए ऑटोमेटिक फिल्टर होते चले जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि बोर्ड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट इंक्लाइन हो गए, कुछ लोग बीच में रहते हैं, बोर्ड भी और दोनों बैलेंस कर लेते हैं, और जो टैलेंटेड है वो लास्ट होते तो सब कुछ अच्छा कर लेता है, बट वो सबसे पहले
जो वाइज पीपल है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहता है, सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते रहता है, सब्जेक्ट पे पकड़ रहेगा, बोर्ड भी लास्ट में अच्छा हो जाएगा। मैं आप लोगों को समस्या समझ रहा हूँ, कॉन्वेंट वाले बच्चे ऐसे नहीं है, क्योंकि स्कूल में बहुत प्रेशर रहता है भाई, तो बिल्कुल बेचारे बीच में फंस जाते हैं, इधर करें या इधर करें, राइट। बट उसी में बढ़िया से बैलेंस करते हुए निकल जाना है। अब उसमें ही नहीं कि 99% लाने के चक्कर में यूनिट टेस्ट में रहिएगा, तो फिर सिर्फ वही पढ़ते रह जाएंगे। कॉन्सेप्ट मेन, और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए तो एक एक प्रॉब्लम पे सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है, तो उसमें इट टेक्स टाइम टेकन है, और सबको ये टाइम लगता है, सिर्फ आपको नहीं, सबको ये टाइम लगता है जो तैयारी कर रहा है। हम लोग को भी कभी लगा होगा, एक एक प्रॉब्लम लेके 4-4 घंटा बैठे रहते थे, फिर रोड वर्क क्वेश्चन उठाए, बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं लगता है टाइम वेस्ट, टाइम नहीं वेस्ट होता। 10 गलत रास्ता आप दिख रहे हैं तो समझ में अच्छा है, यहाँ पे ये फॉल्ट था इसलिए नहीं आया, यहाँ पे ये फॉल्ट था इसलिए नहीं आया, ऐसे करके माइंड डेवलप होता है, अचानक से नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।